हमारे देश में इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अक्सर होता रहता है, चाहे वो मूवीज़ के माध्यम से हो या न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से। माध्यम कोई भी हो, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ या हमारे देश के किसी भी आर्मी के बड़े काम को भी ऐसे तोड़ मरोड़ को दिखाया जाता है जो कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपने हिसाब से सूट करता है। ऐसी ही एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है बेल बॉटम, जो कि इंस्पायर्ड है 1984 की प्लेन हाईजैकिंग से। लेकिन सिर्फ इंस्पायर्ड है, आप इससे ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वहाँ पर रियल स्टोरी देखने को मिलेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ इंस्पायर्ड होने की वजह से इसको इस तरह से दिखाया गया है कि आप थिएटर में कुछ घंटे इंटरटेन हो सके, लेकिन इतिहास बिल्कुल वो नहीं है। आज हम आपको इतिहास बताएंगे कि 1984 में असल में क्या हुआ था और अक्षय कुमार वाली पिक्चर बेल बॉटम में असल में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये ट्रेलर देख लीजिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिर असल में असलियत क्या थी और ये जो दिखाना चाह रहे हैं बेल बॉटम में, दोनों में क्या फ़र्क है। फिलहाल आप ट्रेलर देखिए। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, एक सोच है, और इस सोच को हराने के लिए दुश्मन हर पैतरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैडम, हाईजैकर्स ने प्लेन अमृतसर में लैंड किया है। कॉल खाओ। ये पिछले 5 साल में 7वीं हाईजैकिंग है। What have we done to stop it? एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। What is his name? Okay, I understand the protocol. What is his code name? बेल बॉटम। शादीशुदा, शार्प मेमोरी, नेशनल लेवल चेस प्लेयर, यूपीएससी दिया है, गाना सिखाता है, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच बोल और लिख लेता है। ये ले पहुंच, वरना पिछवाड़े का वेल करो। आपका एनालिसिस क्या कहता है? They are the mastermind behind this hijacking. While we wait for the Pakistani diplomats and intel officers. Law ऑपरेशन की तैयारी करें। मैम, अब बचे हुए फ्यूल से ये लोग मिड ईस्ट के 3 पॉसिबल डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं: दुबई, अबू धाबी एंड मस्कट। हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जो अब तक हुआ नहीं। क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑपरेशन। Your deadline is sunset. क्या सोचा? गेम ऑन। मैं एम्बेसी के काम से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? कोची। नो पॉज, नो हेजिटेशन। मतलब सच बोल रहे हो? या फिर झूठ बोलने में माहिर हो गया हूँ। आई लव यू। हमारी टीम रिफ्यूलिंग क्रू बनकर प्लेन के रिफ्यूलिंग तक पहुँच जाएगी। और अगर प्लान ए फेल हो गया, इज देयर अ प्लान बी? यस, आर्मी। इंडियन आर्मी दुबई में या किसी भी फॉरेन सॉइल में एक कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर मिनिस्ट्री को हैंडल करने दीजिए। सर, चेस में डबल। हमारा मकसद है 210 हॉस्टेजेस को बचाना और टारगेट है 4 हाईजैकर्स। दुबई में एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारी मदद करेगी। कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना। गार्ड सिक्योरिटी हर जगह मौजूद है। याद रहे, हमारे पास सिर्फ 7 घंटे। अब हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। हारते बहुत हैं यार ये लोग। इस बार उनकी हार। It's not over till it's over. उम्मीद है आपको ट्रेलर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है, यानी अक्षय कुमार 1 मैन आर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1984 में बात कुछ और थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1984 में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, उस समय भारत सरकार के भी हाथ पैर बंधे हुए थे। न ही किसी के पास हीरो बनने की फुर्सत थी और न ही किसी के पास उतना करेजा था। भारत कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उम्मीद लगाने की। अब आपको बताते हैं कि 24 अगस्त 1984 में हुआ क्या था। दरअसल
एयर इंडिया का एक प्लेन एयरबस A300 चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए जा रहा था। हालांकि उस प्लेन में उस टाइम 7 आतंकवादी भी थे, लेकिन किसी को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उनका प्लेन हाईजैक होने वाला है। और कुछ देर बाद जब प्लेन यहाँ से उड़ी, उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और प्लेन को उन आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। हालांकि हाईजैकर्स की तरफ से ये डिमांड रखा गया कि प्लेन को अमेरिका ले जाया जाए, लेकिन प्लेन की जो कंडीशन थी वो ऐसी नहीं थी कि प्लेन को अमेरिका ले जाया जा सके, क्योंकि यूएस तक जाने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं थी और ना ही परमिशन ही थी। तो किसी तरह से पायलट्स ने बात को टाल मटोल कर इस बात के लिए उनको मना लिया कि प्लेन अमेरिका तो नहीं जा सकती। अब हाईजैकर्स के सामने ये समस्या थी कि अगर ये अमेरिका नहीं जा सकती तो ये वापस इंडिया में भी तो नहीं आ सकती, तो जाए तो कहाँ जाए। तो उन्होंने इस प्लेन को पहले पाकिस्तान ले गया और फिर जब वहाँ भी बात नहीं बनी, हालांकि पाकिस्तान ने उन हाईजैकर्स की बहुत मदद की, उन्हें हथियार पहुँचाने और उन्हें जो सप्लाई चाहिए थे किसी भी तरह की, उन्होंने आराम से उन्हें प्रोवाइड किया, लेकिन दिखावे के लिए उन्होंने इस चीज़ को खुलने नहीं दिया। उसके बाद प्लेन दुबई गया। हालांकि दुबई की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, बहुत लंबे समय तक उनको वहाँ पर लैंड करने की परमिशन नहीं मिली और हमारे जो पायलट्स थे मजबूरी में दुबई रनवे के चारों तरफ चक्कर मार रहे थे। करीब 10-20 चक्कर मारने के बाद जब उनके प्लेन में आखिरी के 5 मिनट के फ्यूल बचे हुए थे, उस समय उन्होंने दुबई की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि उनको उतरने दिया जाए। हालांकि उस समय उनको इस बात का पूरा यकीन था कि दुबई की गवर्नमेंट उन्हें उतरने की परमिशन नहीं देगी, लेकिन इस समय जो एयर होस्टेस थी उनको इस बात की तसल्ली थी कि अगर उन्होंने उतरने नहीं दिया तो प्लेन को पानी यानी सी में ही, समुद्र में ही लैंड करवाना होगा। और सबसे अजीब बात तो ये देखिए कि जब एयर होस्टेस अपने पैसेंजर्स को ये बात बता रही थी, उस समय सारे पैसेंजर्स बिल्कुल भी डरे नहीं थे। सारे एक्साइटेड थे कि उनको जान बचानी है तो भले ही वो पानी में जहाज़ को क्यों न लैंड करवा दिया जाए। और इस इंस्ट्रक्शन को उसमें जो बैठे हाईजैकर्स थे उन्होंने भी फॉलो किया। अब आप सोचिए कि जो हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक किए हैं उन्होंने भी एयर होस्टेस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, क्योंकि उनको भी अपने जान की पड़ी थी। लेकिन आखिरी मौके पर आकर दुबई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको लैंड करने की परमिशन दे दी और प्लेन सेफली लैंड हो गया। और कुछ देर बाद जब हाईजैकर्स ने उस प्लेन को कब्जा किया हुआ था, लैंड होने के बाद भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्लेन के पास जाकर उनसे बात करे और उनसे पूछे कि आखिर उनकी डिमांड क्या है। लेकिन जैसे तैसे बात आगे बढ़ी, कुछ हाईजैकर्स वहाँ से गए और दुबई की गवर्नमेंट से बात करने लगे और बात धीरे धीरे बनती बनती बन गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार यहाँ से एक प्लेन भेज चुका था जो को इस चीज़ पे पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था कि आखिर दुबई में हो क्या रहा है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि प्लेन के हाईजैकर्स जो थे वो दुबई की गवर्नमेंट की प्रेशर में आकर किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने और उनको सेफली छोड़ दिया। अब आप ज़रा सोचिए कि वहां पर किसी भी सरकार या किसी भी भारतीय के लिए ऐसा कौन सा मूवमेंट जनरेट हुआ था जिसमें उनको वन मैन आर्मी बनने का मौका मिला। लेकिन अब समस्या यहाँ आती है कि क्या हम अपने देश में इतिहास को वैसे नहीं दिखा सकते जो हमारा इतिहास है? क्या हर इतिहास को सुपर हीरो की तरह बना के दिखाना ज़रूरी है? अगर मान लीजिए हम ऐसा करते भी हैं तो दुनिया इसको हमेशा गलत ही सोचेगी। इसका जीता जाता उदाहरण है पाकिस्तान का इतिहास। हालांकि पाकिस्तान का अपना कोई इतिहास तो नहीं है, लेकिन असल में वो जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों को अपना हीरो मानते हैं उनके इतिहास को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वही सुपर हीरो रहे हों। और उनके देश की किताबों में, यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छे से इतिहास नहीं बताया जाता। उन्हें तो रियल घटनाएं भी मनगढ़ंत तरीके से बताई जाती है। यानी कि आने वाले समय में भारत में भी ये चीज़ वैसे ही होगा। भारत के बच्चे, भारत के लोग इतिहास को वैसे नहीं देखेंगे जो कि असल में है, बल्कि ऐसे देखेंगे जो हमें एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर दिखाना चाहता है। अब बात चाहे किसी आर्मी के बड़े काम, बड़े ऑपरेशन या बड़े बलिदान का ही क्यों न हो, इनको सिर्फ पैसा कमाना होता है तो ये ऐसी टॉपिक्स चूज़ करते हैं और उसको फिर अपने हिसाब से पेश करते हैं ताकि एक थिएटर में 3 घंटे की मूवी उनको अच्छा खासा इंटरटेन कर सके। लेकिन हमें इंटरटेन होने के लिए अपने इतिहास की कुर्बानी देना ज़रूरी तो नहीं ना है। बॉलीवुड वाले ऐसे भी बहुत से अजीबोगरीब पिक्चर बनाते हैं, आधे नंगे अधूरे टाइप के। इंटरटेन तो लोग उससे भी होते हैं। क्या ज़रूरत है हमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो कदम है बॉलीवुड में, ये रुकना चाहिए कि नहीं? क्यों लोगों को इतनी आज़ादी है कि वो कुछ भी जो चाहते हैं दिखा देते हैं बड़े पर्दे पर? आपका जो भी राय हो मुझे बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।